गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस मैं डेली फ़िलहाल रोका हुआ हूँ, डेली नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसी इस तरह से टिक करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लें। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ या टिक कर देता हूँ उसे ज़रूर पढ़ लें। देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस मैं जो फिलहाल रोका हुआ हूँ या डेली नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न है कि कई सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, संभावित हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस महीने में झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है, अगले महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। तो कई सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं और प्रीलिम्स को फोकस करते हुए मैं कई सारे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसलिए मुझे समय नहीं मिल रहा है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस डेली आपके लिए कर सकूं। असम पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, पिछले वीक हुआ था, 12 सितंबर 2021 को हुआ था। उसका पेपर मैंने सॉल्व किया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें। असम पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, उसे जाकर के आप लोग देख लें। आज मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए हरियाणा पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था आपको 12 सितंबर 2021 को, पिछले वीक संडे को। तो इसका पेपर आज मैं आपके लिए सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, उसे देख सकते हैं। आप कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अन्य पीसीएस का पेपर भी ज़रूर देखें, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों पेपर आपके लिए देखना जरूरी है कि हो सकता है अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों ही जगह असम पीसीएस और हरियाणा पीसीएस से क्वेश्चन संभावित हैं या आ सकते हैं। इसलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए न्यूज़ पे लौटते हैं। सरकार ने टेलीकॉम को दिया बड़ा रिचार्ज, इसको ज़रूर एक बार देख लें। और यहाँ पे एक स्पेसिफाइड टर्म है जिसको लेकर के मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये टर्म काफ़ी समय से चर्चा में है, पिछले 2 वर्ष से तो लगातार मैं चर्चा देख रहा हूँ। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से लेकर के स्पेक्ट्रम, लाइसेंस फी और अन्य बकाये भुगतान पे 4 साल की मोहलत। तो यहाँ पे जो ये टर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसके लिए सरकार ने 4 साल का समय दिया है। ये टर्म अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 वर्ष से लगातार मैं ये टर्म सुन रहा हूँ, इसलिए मैं इस टर्म को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टर्म आखिर क्या है। टेलीकॉम सेक्टर में जो संकट की स्थिति थी, उस संकट की स्थिति को दूर करने के लिए पिछले वर्ष 2020 में सरकार ने राजीव गौबा समिति बनाई थी। राजीव गौबा थे कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जो टेलीकॉम सेक्टर की संकटग्रस्त स्थिति को दूर कर सके। तो राजीव गौबा समिति बना था टेलीकॉम सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए। एजीआर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले तो 1999 में हमारी नई दूर संचार नीति आई थी। 1999 में स्पेक्ट्रम का आवंटन शुरू हुआ था, दूर संचार विभाग के द्वारा स्पेक्ट्रम का आवंटन शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी कंपनियों को स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कई सारी कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिला। वैसे कंडीशन में कंपनी ने बेनिफिट करना शुरू किया, स्पेक्ट्रम लेकर के कंपनी ने टेलीकॉम सेवा देना शुरू किया। तो कंपनी नॉर्मली 2 सेवा देती थी। एक सेवा कंपनी के द्वारा दिया जाता था, वो दिया जाता था टेलीकॉम सेवा, टेलीकॉम सर्विस। और एक सेवा कंपनी के द्वारा दिया जाता था, वो दिया जाता था नॉन टेलीकॉम सेवा, नॉन टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम सर्विस में क्या है कि जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं या मैसेज करते हैं तो उसे कहा गया है टेलीकॉम सर्विस। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां, मान लेते हैं जियो है, तो जियो आज के समय में कई सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। जैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग दे रही है, जैसे आपको कह सकते हैं कि इंश्योरेंस वगैरह भी दे रही है। तो इस तरह से कई सारी सुविधाएं आपको जियो दे रही है। तो कंपनी क्या करती थी कि टेलीकॉम सर्विस को बस शो करती थी और टेलीकॉम सर्विस के तहत जो घाटा होता था, लॉस होता था, उसको शो कर देती थी। नॉन टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता था जिसे कंपनी शो नहीं करती थी। तो ऐसे कंडीशन में मैटर गया सर्वोच्च न्यायालय के पास। कई सारी कंपनी ने सरकार को स्पेक्ट्रम का भुगतान नहीं किया था
और कंपनी कहती थी कि हम स्पेक्ट्रम का भुगतान सरकार को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर में हमें नुकसान हो रहा है। तो मैटर गया सर्वोच्च न्यायालय के पास और सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनली कहा कि नहीं, आपको जो दोनों मिला करके टेलीकॉम सेक्टर और नॉन टेलीकॉम सेक्टर दोनों को मिला के, मान लेते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में आपको नुकसान हो रहा है लेकिन नॉन टेलीकॉम सेक्टर में आपको फ़ायदा हो रहा है काफ़ी, तो दोनों मिला करके जो है आपको टेलीकॉम सेक्टर एंड नॉन टेलीकॉम सेक्टर दोनों मिला करके जो आपको टोटल रिवेन्यू प्राप्त होता है उससे आप स्पेक्ट्रम का भुगतान कीजिए। तो इसी को कहा गया है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, यानी टेलीकॉम सेक्टर और नॉन टेलीकॉम सेक्टर दोनों के सर्विस को मिला करके आप स्पेक्ट्रम का भुगतान कीजिए और जल्द से जल्द भुगतान कीजिए, इसलिए ये टर्म आया था एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू का। तो उम्मीद करता हूँ कि एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे मुख्य फैसला दिया हुआ, इसको जरूर एक बार आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर संसद जैसे हमले की साजिश थी। देखो, जब भी हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को दोष देते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था जिसके कारण आतंकवादी हमला हुआ था। आज हमारे देश में ऐसे आतंकवादी हम पकड़े गए हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को हमें बधाई देना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है कि ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा है जो एक बार फिर से संसद जैसी हमले की साजिश कर रहे थे दिल्ली में। देखो, यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी क्या है कि जब 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था हमारे देश में, 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के बाद भारत सरकार ने दो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था। एक तो काम ये किया था कि सरकार ने NIA की स्थापना किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कहते हैं, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एजेंसी सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधि से संबंधित जांच करती। NIA किससे जांच करती है? आतंकवादी गतिविधि से संबंधित जो जांच होगी वो NIA करेगी। और दूसरा, सरकार ने क्या किया था कि नेट ग्रिड बनाने की घोषणा किया था। नेट ग्रिड जो 2008 में बनाने की घोषणा किया था उसका उद्घाटन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। तो अभी नेट ग्रिड जाकर के तैयार हुआ है 2021 में, तो इसलिए अभी चर्चा में है नेट ग्रिड। थोड़ा सा नेट ग्रिड के बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। नेट ग्रिड का मतलब होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेट ग्रिड आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है। यह संदिग्ध आतंकवादियों को चिन्हित करने और आतंकवादी हमले को रोकने के लिए विभिन्न खुफिया एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त डेटा का अध्ययन विश्लेषण करके बिग डेटा टेक्निक का उपयोग करता है। नेट ग्रिड जो है बिग डेटा टेक्निक का उपयोग करता है आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए। 26/11 के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। नेट ग्रिड बिग डेटा एनालिसिस जैसे तकनीक का उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में डेटा का अध्ययन और विश्लेषण करता है। नागरिकों के खाते, बैंक खाता का विवरण हो गया, टेलीकॉम रिकॉर्ड हो गया, पासपोर्ट डाटा हो गया, वाहन पंजीकरण हो गया, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड हो गया, वीज़ा हो गया, विदेशी पंजीकरण हो गया, ट्रैकिंग प्रणाली हो गया, कई सारी चीज़ों को वो ट्रैक करता है। यानी आपसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करता है और जहाँ पर उसे लगेगा कि ये व्यक्ति संदिग्ध हो सकता है उसको मॉनिटर करना शुरू कर देता है। इन 12 एजेंसी को नेट ग्रिड की सुविधा उपलब्ध होगी। CBDT को होगी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को होगी, DIA को होगी, DRI, ED, IP, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, NIA, रॉ और जम्मू कश्मीर क्षेत्र की मिलिट्री एजेंसी और गृह मंत्रालय को जो है नेट ग्रिड ये लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली बिग डाटा एनालिसिस के आधार पे ये लोग जो है आतंकवादी गतिविधि को रोकने का काम करेंगे। इसी का कहा गया है नेट ग्रिड। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया जाने वाला है 2021 में। हम लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ कानून का राज है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। देखो, यहाँ पे मैं लगातार डिस्कस करता हूँ कि हमारे देश में जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगा जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के आया जाए और जुडिशियल रिफॉर्म से ही संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आपने ट्रिब्यूनल बनाया, कई सारे ट्रिब्यूनल सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, तो सरकार ट्रिब्यूनल की स्थापना करती ज़रूर है लेकिन ट्रिब्यूनल में जो है जो जजेस होते हैं उसकी नियुक्ति नहीं करती हैं। और इसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाया है कि ट्रिब्यूनल अगर आप बनाते हैं, न्यायाधिकरण अगर आप बनाते हैं
तो वैसे कंडीशन में उसमें जजेस की नियुक्ति भी कीजिए, न्यायाधीश की नियुक्ति भी कीजिए। बिना न्यायाधीश के ट्रिब्यूनल कैसे चलेगा? एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। भारतीयों ने खोजी डेंगू की दवा, मनुष्यों पर परीक्षण जल्द। तो अभी चूहों पे परीक्षण किया गया है डेंगू की दवा का, और जल्द इस पे मनुष्यों पे भी इसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। दुशांबे में होगी भारतीय कूटनीति की परीक्षा। देखो एससीओ का समिट होने वाला है, और इससे पहले ब्रिक्स का समिट हुआ। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया? तो भारत ने किया था। ब्रिक्स में इंडिया और चाइना आमने सामने था, और इसी तरह से एससीओ का समिट होगा, इसमें भारत, चाइना और पाकिस्तान तीनों आमने सामने में होगा। तो ब्रिक्स का जो अभी समिट चल रहा है, ये समिट दुशांबे में समिट होगी, और इसकी जो है अध्यक्षता कर रहा है उज्बेकिस्तान कर रहा है, सॉरी तजाकिस्तान कर रहा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। एससीओ की जो इस बार अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ये समिट होने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पे जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअल तौर पे उसमें हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम एससीओ के बारे में समझते हैं, या बेसिक उसके बारे में समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? जब सरकार और सरकार मिलकर किसी संगठन का पार्ट होते हैं, संगठन का अंग होते हैं, तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। यह यूरेशियन आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना। प्रारंभ में संघाई 5 के 5 सदस्य थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। तो देखो ये संगठन जो है एससीओ, इसे यूरेशियन संगठन कहा जाता है। यूरेशियन संगठन क्या होता है? यानी यूरोपीय संगठन और इंडिया दोनों इसमें है, यूरोपीय और एशियाई दोनों इसमें है, इसलिए इसे यूरेशियन कहा जाता है। तो इनिशियली 1996 में जो है इसमें मात्र 5 देश थे। इसे संघाई 5 के नाम से चालू किया गया था। 5 देश का नाम याद रख लेना, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये 5 देश संघाई 5 के नाम से शामिल थे। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और इसका नाम पड़ गया संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई 5 को जाना गया फिर संघाई सहयोग संगठन, क्योंकि 2001 में इसमें शामिल हुआ था। आपको कौन? तो उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ, दोनों को इसका सदस्यता दिया गया। रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषा है एससीओ की, और वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया जो है एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं। एससीओ की जो संरचना है, इसमें राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है, एक शासन प्रमुखों की परिषद है, एक विदेश मंत्रियों की परिषद है, एक संगठन है एससीओ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, ये है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संगठन, रेड्स कहा गया। तो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि रेड्स कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो रेड्स जो है एससीओ से जुड़ा हुआ है, संघाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद रेड्स का हेडक्वार्टर है। और एससीओ का एक अन्य संगठन है संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय। तो ये बेसिक जानकारी है। बाकी एससीओ का सबमिट होने दो, उसमें क्या आउटपुट होगा। निश्चित तौर पे अफगानिस्तान को लेकर के कई सारे वाद विवाद होंगे, कई सारे डिस्कशन होंगे, तो वहाँ पे जो भी आउटपुट होगा उसको लेकर के मैं चर्चा कर दूँगा। बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लेना। देखो इसको भी पढ़ सकते हैं, हमारे देश के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है। कल जो है यानी 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पे बोलते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र विकल्प नहीं है, एक जीवन शैली है। राइट, तो बाकी एक बार इसको देख लेना आप लोग। देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि भारत ने रूस में एससीओ सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम है, ये अभ्यास का नाम भी याद रख लेना, एससीओ सैन्य अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन जो रसिया में आयोजित हो रहा है, और इसमें भारत भी शामिल हो रहा है।
इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें पाकिस्तान ऑलरेडी शामिल है एक्सरसाइज पीसफुल मिशन में, और भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। ये अफगानिस्तान में, सॉरी, ये हो रहा है रशिया में, रशिया के ओरेनबर्ग में हो रहा है, और वहाँ पे इंडिया भी इस अभ्यास में शामिल हो रहा है। एक बार इसको भी देख लेना, कार्बन उत्सर्जन की कम करेगा दिल्ली मुंबई वे। तो दिल्ली मुंबई जो हाईवे बन रहा है उसी को लेकर के न्यूज़ है। यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, इस तरह का रोड टेक्निक बनाया जा रहा है, इस तरह से रोड बनाया जा रहा है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। देखो यहाँ पे इसको जरूर देख लेना, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है कि क्या चीन के जो महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे ओवर कहा गया, वन बेल्ट वन रोड, क्या इसमें अफगानिस्तान शामिल हो सकता है? क्या अफगानिस्तान में जो वर्तमान में पैसा चाहिए, अफगानिस्तान को पैसा चाहिए, तालिबान को पैसा चाहिए, तो क्या अफगानिस्तान या तालिबान में चीन इन्वेस्ट कर सकता है? तो इसको लेकर के चर्चा रहेगी लगातार, और इस पे न्यूज़, इस न्यूज़ पे ज़रूर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। इसको भी एक बार देख लेना, हिंद महासागर क्षेत्र में खुद को सुरक्षा प्रदाता मानता है भारत संधु। तो तरनजीत सिंह संधू है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो बाकी इसको एक बार देख लेना आप लोग। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रमुख ने लगाई बोली, अगर एयर इंडिया को फिर टाटा सन्स को मिल जाता है या टाटा सन्स इसे परचेज कर लेती है तो 67 वर्ष के बाद कंपनी फिर टाटा सन्स के पास होगी, क्योंकि एयर इंडिया की स्थापना किया था 1932 में, टाटा के द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया था, और प्रारंभ में इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। बाद में जाकर के 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और अब फिर इसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसे बेचा जा रहा है एयर इंडिया को। बाकी कोई खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज मुझे बिजनेस पेज पे तो नहीं दिख रहा है। एक बार इसको देख सकते हो, देखो बेसिक यही है कि ऑटो सेक्टर के लिए लगभग 26,000 करोड़ की पीएलआई योजना मंजूर। पीएलआई योजना आपको पता होगा क्या होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, इसी को कहा गया पीएलआई योजना। 2020 में आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था, पीएलआई योजना। क्यों किया गया था कि सरकार जो है अब ध्यान दे रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से बढ़ाया जाए। भारत ने सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 20, 30 या 50 वर्षों में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में आज जिस समय में कई सारी कंपनी चीन से निकल रही है, चीन से कई सारे देश क्षुब्ध हैं, वैसे कंडीशन में भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तभी जब सरकारी प्रोत्साहन दिया जाएगा कंपनियों को। तो सरकार ने पीएलआई योजना लाई कि जितना आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा उसके अनुसार आपको हम सब्सिडी देंगे। एक बार इसको भी देख सकते हैं, चीन के आक्रामक रुख से परेशान ताइवान ने किया युद्धाभ्यास। देखो, एक चीन का एक डाटा लीक हुआ है, इस डाटा के अनुसार कहा गया है कि चीन 2025 तक जो है ताइवान का अधिग्रहण कर लेगी। तो इसको लेकर के अभी अमेरिका और ताइवान दोनों ही जगह अभी कौतूहल बना हुआ है कि 2025 तक अगर चीन ताइवान को हड़प लेगा, अपने में मिला लेगा, तो इसको लेकर के पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, इसको देश का पर्टिकुलरली अमेरिका क्या कर रहा है, और क्या ताइवान अमेरिका पे अब निर्भर हो सकता है? जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका एग्जिट हुआ, अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर गया है, तो एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि क्या ताइवान अमेरिका पे निर्भर हो सकता है या अमेरिका के आश्वासन पे निर्भर हो सकता है। एडिटोरियल सेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हालांकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये न्यूज़ दिल्ली से संबंधित है पूरी तरह से, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा निर्माण केंद्र बनेगा जेपी का गांव। तो जयप्रकाश नारायण का गांव है सिताब दियारा, और यहाँ पे इनका जो बर्थडे डेट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिवस मनाया जाता है।
देखो इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीआरबी का डाटा रिलीज हुआ, एनसीआरबी का डाटा रिलीज हुआ है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा रिलीज हुआ और महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के डाटा ये रिलीज किया है। तो हालांकि यहाँ पे काफ़ी कम कंटेंट है, लेकिन मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा और उसको जाकर के ज़रूर पढ़ लेना, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। उत्तर उत्तर प्रदेश अभी क्राइम के सेक्टर में, महिला क्राइम के सेक्टर में सबसे आगे है, पहला पोजीशन पे है। तो मैं डिटेल से इसको एनालिसिस कर दूंगा एनसीआरबी के डाटा को। ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य बोले हिंदू सो रहे हैं, इन्हें जगाने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है इनके 4 पीठ थे। शंकराचार्य के भारत में 4 पीठ हैं, चारों का नाम याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है श्रृंगेरी मठ, 4 पीठ हैं, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। श्रृंगेरी मठ जो है ये दक्षिण के रामेश्वरम में पड़ता है, तमिलनाडु में है। गोवर्धन मठ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। शारदा मठ कहाँ? गुजरात में है। और ज्योतिर्मठ कहाँ है? बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में है। तो 4 मठ है, एक उत्तराखंड में है, दूसरा है आपको तमिलनाडु में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा है आपको गुजरात में। चारों मठ का नाम याद रख लेना है, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। ये जो महाराज जुड़े हुए हैं ये भी आपको शंकराचार्य फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग थामने के लिए जरूरी है जीवाश्म ईंधन का कम हो उत्खनन। एक बार इसको भी देख सकते हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।